हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज देवड़ा समर्पण के एजुकेशन हब जैतारण में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज आपको इंग्लिश ग्रामर जो टॉपिक होता है, इंग्लिश सब्जेक्ट, ठीक है, उसका इम्पोर्टेंस, उसका क्या महत्व है, हर व्यक्ति के लिए इंग्लिश ग्रामर का क्या महत्व होता है, उसके बारे में बिल्कुल जो लोगों के दिमाग में एक इंग्लिश के प्रति डर होता है, तो वो उस डर को कैसे दूर करना है, इंग्लिश का हर व्यक्ति के जीवन में क्या इम्पोर्टेंस होता है, क्या एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हर व्यक्ति को आज के टाइम में बिल्कुल ये कंपलसरी हो गया कि उसको इंग्लिश सब्जेक्ट का, इंग्लिश का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को इंग्लिश का नॉलेज नहीं है, इंग्लिश बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो वो अपने जीवन में एक प्रकार की कमी महसूस करता है। आज प्रैक्टिकल सोचिए, अगर आप कहीं पे भी जाते हैं, मार्केट जाते हैं, बच्चों की स्कूल जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो अगर आपको बिल्कुल इस इंग्लिश का नॉलेज नहीं है, वैसे तो हर व्यक्ति की मेंटलिटी होती है कि इंग्लिश अपनी भाषा नहीं है, इसको सीखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन दोस्तों आज के युग में इंग्लिश का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो हर व्यक्ति को इंग्लिश का बेसिक नॉलेज होनी, एक जो बेसिक जानकारी होती है, पढ़ना लिखना समझना, अगर कोई व्यक्ति अपन से कुछ पूछता है तो उसको कैसे आंसर देना, कैसा रिस्पॉन्ड देना, ये जरूरी होता है। तो सबसे पहले मैं आज आपको इंग्लिश की जो महत्व होता है, इंग्लिश का इम्पोर्टेंस होता है, किन किन व्यक्तियों के लिए इम्पोर्टेंट होता है, अगर अपन को किसी व्यक्ति को, किसी स्टूडेंट को इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश का नॉलेज लेना है, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई कंपटीशन एग्ज़ाम में पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए इंग्लिश ज़रूरी है या स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए इंग्लिश ज़रूरी है। दोस्तों आज के टाइम में इंग्लिश हर व्यक्ति, जो अगर बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, तो कहीं ना कहीं उसको इंग्लिश की कमी ज़रूर महसूस होगी, ठीक है। तो आज मैं इस क्लास में आज आपको जो इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश होती है, वो उसके इम्पोर्टेंस के बारे में बताऊंगा, ठीक है। इंग्लिश सीखने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है, कौन कौन सी चीज़ें सीखनी पड़ती है, उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करूंगा आपसे। तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। तो कुछ मैंने स्लाइड्स बनाई है, ठीक है, जिसकी सहायता से मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश का महत्व क्या होता है, इंग्लिश सीखना क्यों जरूरी होता है, किन किन के लिए इंग्लिश सीखनी जरूरी होती है, इंग्लिश सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, कौन कौन सी चीज़ें सीखनी पड़ेगी, ये सभी चीज़ें अपन डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है। तो दोस्तों इंग्लिश ग्रामर इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश लैंग्वेज करेक्टली। तो इस लाइन का मतलब होता है दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है। अगर आपको इंग्लिश भाषा सीखनी है तो उसके लिए देखो, जैसे इंग्लिश एक तरह की भाषा है, अगर कोई भी अपन को भाषा सीखनी है तो उसको बेसिक नॉलेज अपन को लेना पड़ेगा। जैसे अगर आप हिंदी सीखते हो तो हिंदी में आपको अ, आ, स्वर, व्यंजन, ये चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। वैसे ही इंग्लिश भी एक भाषा है, तो कोई भी भाषा सीखने के लिए अपन को बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा। दोस्तों आज के टाइम में स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम होती है कि या तो वो इंग्लिश बिल्कुल छोड़ देंगे, ठीक है, और या फिर क्या होता है, इंग्लिश का आधा ज्ञान होता है, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट टेंस टॉपिक उठाते हैं और वो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। बच्चों यही गलती हमारी होती है। हर व्यक्ति ये गलती करता है कि वो बीच में से कोई भी टॉपिक उठाता है और सोचता है मैं इंग्लिश सीख जाऊंगा। नहीं बच्चों, अगर आपको दोस्तों इंग्लिश सीखनी है तो इंग्लिश ग्रामर में बिल्कुल जो ABCD से स्टार्ट होती है, ठीक है, बिल्कुल आप बेसिक
चीज़ें सीखो। ABCD से फिर जैसे सबसे पहले होता है अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, तो अल्फ़ाबेट से वर्ड कैसे बनते हैं, वर्ड से सेंटेंस कैसे बनते हैं, ये सभी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप सीखनी जरूरी होती है, ठीक है। तो इंग्लिश ग्रामर इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश लैंग्वेज करेक्टली। तो अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है, इंग्लिश भाषा आपको सीखनी है, तो इंग्लिश ग्रामर है जो अपन को सीखनी बहुत जरूरी होती है। इसके बिना आप इंग्लिश सीखना भूल जाओ, ठीक है, बिल्कुल इम्पॉसिबल, ठीक है। तो आगे है, इट प्रोवाइड द फंडामेंटल ऑफ फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, राइटिंग एंड रीडिंग। तो ये इंग्लिश भाषा क्या काम आती है, अगर अपन को कोई भी कम्युनिकेशन करना है, राइटिंग करना है, रीडिंग करना है इफेक्टिवली, तो ये अपन को फंडामेंटल जो बेसिक नॉलेज होती है वो प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। इफ यू ऑफन फाइंड योर सेल्फ वंडरिंग हाउ टू लर्न इंग्लिश, यू आर नॉट अलोन। इस लाइन का मतलब क्या हो दोस्तों, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो लेकिन सीख नहीं पा रहे हो, कुछ डर है आप में, तो दोस्तों आप इस दुनिया में अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं हो। आज कई ऐसे व्यक्ति है जो इंग्लिश में उनको प्रॉब्लम्स आती है, प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, ना उनको लिखना आता है, ना समझना आता है, कैसे क्या करना है, बिल्कुल कुछ भी नॉलेज नहीं होता है। तो अगर आप भी उस स्टेज पे हो कि आपको इंग्लिश से डर लगता है, तो आप अकेले नहीं हो, आपके जैसे खूब व्यक्ति है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, ये जो फियर है, जो डर है इंग्लिश के प्रति, उसको फेस करना पड़ेगा, उससे आगे बढ़ना पड़ेगा। दोस्तों वो चीज़ आपने सुनी है, कई जगह सुनी होगी, डर के आगे जीत है। तो जैसे जैसे आप उस डर के आगे बढ़ोगे तो आप एक दिन निश्चय ही जीत को पाओगे, ठीक है, जीत आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट है, हियर आर सम टिप्स टू हेल्प यू ऑन योर लैंग्वेज लर्निंग जर्नी। यहाँ मैंने कुछ स्लाइड्स के माध्यम से कुछ टिप्स दिए हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे सीख पाओगे, ठीक है, कैसे इनका क्या इंपॉर्टेंस होता है। नेक्स्ट स्लाइड है दोस्तों, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर का क्या रोल होता है, एक भाषा जैसे इंग्लिश भाषा है उसको सीखने के लिए इंग्लिश ग्रामर का क्या रोल होता है, उस वो चीज देखनी है अपन को, ठीक है। तो इंग्लिश ग्रामर का क्या इंपॉर्टेंस होता है, इंग्लिश ग्रामर प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपको सीखनी है, या कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द लैंग्वेज की जो बेसिक चीजें होती है वो अगर आपको सीखनी है तो इंग्लिश ग्रामर सीखनी बहुत जरूरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, बाय मास्टरिंग ग्रामर वन कैन इंप्रूव राइटिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग स्किल्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस इन द एकेडमिक्स एज वेल एज प्रोफेशनल वर्ल्ड, ठीक है। तो इसमें क्या बताया बच्चों, बाय मास्टरिंग ग्रामर, अगर आपको ग्रामर में मास्टर बनना है, इंग्लिश सीखनी है तो ग्रामर सीखनी पड़ेगी, और अगर आपको ग्रामर में मास्टर बनना है, ग्रामर में अगर आपको मास्टर बनना है तो क्या करना पड़ेगा, वन कैन इंप्रूव राइटिंग, आपको अपनी राइटिंग सुधारनी पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, अपनी राइटिंग सुधारनी पड़ेगी। उसके अलावा स्पीकिंग एंड रीडिंग स्किल विच आर इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस, ये जो चीजें हैं, राइटिंग, ठीक है, रीडिंग, ये स्किल्स आपको हर जगह, अगर कहीं पे भी आपको सक्सेस चाहिए, जैसे कहाँ पे सक्सेस, या तो एकेडमिक्स मतलब 12th तक या कॉलेज तक जो भी एजुकेशन होती है, अगर वहाँ पे आपको सक्सेस चाहिए तो आपको इंग्लिश सीखनी बहुत जरूरी है। उसके अलावा एज वेल एज प्रोफेशनल वर्ड का मतलब होता है जो कैरियर आपका होता है, एजुकेशन के बाद में जो आपका कैरियर स्टार्ट होता है उसमें भी इंग्लिश लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आज दोस्तों आपको पता है, सबको पता है कि इंग्लिश ग्रामर मतलब इंग्लिश लैंग्वेज के बिना आप कहीं पे भी जाओगे, कोई किसी भी इंटरव्यू में बैठोगे तो आप, अगर आपको इंग्लिश का नॉलेज नहीं है तो आप वैसे ही मतलब रिजेक्ट हो वहाँ से। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब है इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो एक आज बहुत इंपॉर्टेंट, हर व्यक्ति के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। तो आगे लिखा हुआ है इंप्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स। नेक्स्ट है हैविंग ए स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश ग्रामर, मतलब इंग्लिश ग्रामर की अच्छी अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है,
हैविंग ए स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश ग्रामर अलाउज फॉर मोर इफेक्टिव एंड क्लियर कम्युनिकेशन। अगर आपको इंग्लिश ग्रामर की अच्छी नॉलेज है, ठीक है, तो ये इससे क्या होगा, आप अपना क्लियर कम्युनिकेशन और इफेक्टिव कम्युनिकेशन आप कर सकते हो। तो मतलब कहने का मतलब है आपको इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश लैंग्वेज ये बहुत आज सीखना बहुत जरूरी हो गया, ठीक है। आगे है, अब इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश का जो इम्पोर्टेंस है वो कहाँ कहाँ पे होता है, क्या इनका रोल होता है, कहाँ कहाँ ये इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, बूस्ट राइटिंग एबिलिटीज, ठीक है। मतलब ये आपकी राइटिंग की जो एबिलिटी होती है, अगर आपको अच्छे से इंग्लिश आती है तो आपकी जो राइटिंग एबिलिटीज है उसको बूस्ट करती है, नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है, ठीक है। गुड ग्रामर स्किल्स हेल्प इन राइटिंग क्लियर, कंसाइज एंड एरर फ्री कंटेंट। अगर आपकी ग्रामर अच्छी है तो आप क्लियर राइटिंग कर सकते हो, कंसाइज मतलब एकदम क्लियर और अच्छे से राइटिंग कर सकते हो, और उसके अलावा एरर फ्री कंटेंट मतलब बिना गलतियों के आप कोई भी कंटेंट या कोई भी मैटर, कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो, ठीक है। तो इसका पहला इंपॉर्टेंस क्या हो गया दोस्तों, राइटिंग एबिलिटीज को बूस्ट करता है, मतलब बढ़ाता है। नेक्स्ट है इसका इंपॉर्टेंस, एनहेंस जॉब अपॉर्चुनिटीज। इंग्लिश का या इंग्लिश ग्रामर की नेक्स्ट इंपॉर्टेंस, नेक्स्ट अगला महत्व है दोस्तों, ये आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाता है, ठीक है। तो प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश ग्रामर इज ऑफन अ रिक्वायरमेंट फॉर मैनी प्रोफेशनल कैरियर्स। मतलब हर प्रोफेशनल कैरियर है, किसी भी अच्छी जॉब पे आप जाना चाहते हो तो वहाँ पे हर जॉब पे आपको इंग्लिश नेसेसरी हो गया है, बिल्कुल बहुत ज़रूरी हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है दोस्तों, इम्प्रूव्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है। यह आपकी जो रीडिंग, जो पढ़ने की क्षमता होती है उसको इंक्रीज करता है। अंडरस्टैंडिंग ग्रामर हेल्प्स इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग रिटन मटेरियल मोर इफेक्टिवली। आप हर चीज़ को, जो भी इंग्लिश में चीज़ें लिखी हुई है उनको आप इजीली समझ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इंक्रीज कॉन्फिडेंस। अगर देखो एक व्यक्ति है जिसको अच्छे से इंग्लिश आती है, वो किसी इंटरव्यू में बैठा है, और दूसरा व्यक्ति है जो इंग्लिश बोलते हुए हिचकिचाता है, उसको शर्म आती है, डर लगता है। तो अगर एक इंटरव्यू में दोनों व्यक्ति बैठे हैं तो जिसकी इंग्लिश अच्छी है वो इससे तुलना में, जिसको इंग्लिश नहीं आती उसकी तुलना में मोर कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है। तो इंग्लिश आती है तो ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता है, इट इंक्रीज कॉन्फिडेंस, ठीक है। गुड ग्रामर स्किल्स एनहेंस वंस कॉन्फिडेंस व्हाइल स्पीकिंग एंड राइटिंग इन इंग्लिश। ये आपको इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश लिखने में कॉन्फिडेंस या आपका जो मनोबल होता है उसको बढ़ाता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है दोस्तों, इट फैसिलिटेट्स लर्निंग अदर लैंग्वेज। इंग्लिश ग्रामर सर्व्स एज ए फंडामेंटल फॉर लर्निंग अदर लैंग्वेज। दोस्तों चाहे हिंदी भाषा हो, चाहे इंग्लिश भाषा हो, या चाहे कोई भी भाषा हो, तो हर भाषा की ग्रामर होती है। तो अगर किसी भी भाषा को आपको सीखना है तो उसकी ग्रामर की पकड़ होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। तो ये अगर आप कोई दूसरी भाषा भी सीखना चाहते हो तो इंग्लिश ग्रामर उसमें भी आपको एक मतलब फंडामेंटल हेल्प करती है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है इसका, इट एसेंशियल फॉर एकेडमिक सक्सेस। ये मैंने पहले ही बताया आपको, अगर आपको एकेडमिक्स या प्रोफेशनल सक्सेस चाहिए तो इंग्लिश लैंग्वेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश ग्रामर सीखनी है, ठीक है, अगर आपको इंग्लिश भाषा सीखनी है, इंग्लिश आपको ग्रामर सीखनी है तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। अगर कोई भी भाषा सीखनी है तो उसके कुछ फिक्स रूल्स होते हैं, वैसे ही इंग्लिश ग्रामर सीखनी है आपको तो उसके कुछ रूल्स होते हैं इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो वो आपको सीखना बहुत जरूरी है। बेसिक रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, हियर आर 12 बेसिक रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। यहाँ पे मैंने कुछ इंग्लिश ग्रामर सीखने के रूल्स बताए हैं, ठीक है। तो वो रूल्स जैसे जैसे फॉलो करते जाओगे वैसे वैसे आपकी इंग्लिश अच्छी होती जाएगी, ठीक है। इंग्लिश में पकड़ है वो आपकी सुधरती जाएगी। तो दोस्तों इंग्लिश सीखनी है आपको तो सबसे पहले क्या
फर्स्ट रूल इज सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखो आपको हर भाषा में क्या होता है, आप बेसिक सीखते हो, उसके अल्फ़ाबेट हो गए, अक्षर हो गए, उससे आप एक शब्द बनाना सीखते हो, वर्ड फॉर्मेशन सीखते हो, और उससे जो मेन इंपॉर्टेंट होता है, ये सब चीज़ें तो हो गई एक साइड, लेकिन प्रैक्टिकल जब अपन सीखते हैं तो इंपॉर्टेंट होता है सेंटेंस। क्या इंपॉर्टेंट होता है? सेंटेंस। हर जगह कहीं पे भी जाओगे तो आपको इंग्लिश सेंटेंस, किसी भी भाषा को सीखना है तो उसके सेंटेंस सीखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर। अ सेंटेंस मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ प्रीडिकेट। सेंटेंस में क्या होता है दोस्तों? एक तो होता है सब्जेक्ट, और उसके साथ में क्या होता है? प्रीडिकेट, ठीक है। तो सब्जेक्ट और प्रीडिकेट मिलके क्या बनता है? सेंटेंस। सेंटेंस से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे दूंगा, ठीक है। अभी जो ये बेसिक रूल्स होते हैं इंग्लिश ग्रामर के, वो उसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो गया? सेंटेंस का स्ट्रक्चर सीखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब होता है एक सेंटेंस है, एक कोई भी सेंटेंस है, जैसे राम इज प्लेइंग फुटबॉल, ये एक सेंटेंस है। तो पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब होता है इस सेंटेंस में जो भी वर्ड्स है, राम ये क्या है, इज क्या है, प्लेइंग क्या है, एंड फुटबॉल क्या है। तो दोस्तों पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब होता है एक सेंटेंस में या एक स्पीच में, एक वाक्य में जो ये वर्ड्स होते हैं, इनकी क्या पहचान होती है। राम की क्या पहचान है, इसकी क्या पहचान है, प्लेइंग की क्या पहचान है, और फुटबॉल की क्या पहचान है। तो वर्ड्स आर कैटेगराइज इनटू नाउन, वर्ब्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शंस, ठीक है। तो एक सेंटेंस में ये पार्ट्स होते हैं, एक सेंटेंस में कुल मिला के 8 उसके पार्ट्स होते हैं अलग अलग, ठीक है। वो आगे मैं इसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो कौन कौन से पार्ट्स हो गए दोस्तों? सबसे पहले नाउन, उसके अलावा एक होता प्रोनाउन, उसके अलावा वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो ये किसी भी सेंटेंस के अलग अलग पार्ट होते हैं, इंपॉर्टेंट 8 पार्ट होते हैं। इसके बारे में आपसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट रूल इज एग्रीमेंट। दोस्तों हमने एक सेंटेंस बनाना सीख लिया, लेकिन इंग्लिश में जब भी अपन सेंटेंस बनाते हैं तो उस सेंटेंस में क्या होता है? हाँ दोस्तों, एग्रीमेंट। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब है, अगर अपन कोई एक सेंटेंस सीखते हैं, जैसे इंग्लिश में अपन ने एक सेंटेंस सीखा, तो सेंटेंस में क्या होता है? इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इन दोनों के बीच में हमेशा एक एग्रीमेंट होता है। जिस टाइप का सब्जेक्ट होगा उसी टाइप की उससे रिलेटेड वर्ब आएगी, ठीक है दोस्तों। तो जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी वर्ब आएगी, जैसी वर्ब होगी उससे रिलेटेड सब्जेक्ट होगा। तो इन दोनों में हमेशा एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है। तो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट हैव एग्री इन नंबर्स। एग्री इन नंबर्स का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट एंड वर्ब, इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, तो इसके साथ में जो वर्ब आ रही है वो भी क्या होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए, ठीक है। एंड इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, द वर्ब मस्ट बी प्लूरल, ठीक है दोस्तों। कहने का मतलब है अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो इसके साथ में आने वाली वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल होगी। तो हर सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड वर्ब का, वर्ब और सब्जेक्ट का एक एग्रीमेंट होता है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट,
Okay. The next rule is tense consistency. Verb must be used consistently in the same tense. Okay. अब आता है, अपन ने देख लिया कि एक कोई सेंटेंस है, एक सेंटेंस है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, जो उसके पार्ट्स है, पार्ट ऑफ स्पीच ये देखा, या पार्ट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के बाद में अपन क्या, सेंटेंस होता क्या है, ठीक है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। फिर उस सेंटेंस के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसमें उस सेंटेंस में जो वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब का, सब्जेक्ट एंड वर्ब का एग्रीमेंट होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है टेंस। ये इंग्लिश ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब अपन को पहचान करनी पड़ेगी कि जो ये सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट हो रहा है, तो ये कौन से काल में, मतलब जो सेंटेंस है वो कौन सी स्थिति में, वो उसमें कौन सा समय चल रहा है, मतलब वो बीत गया है, अभी चल रहा है समय, या आने वाले समय के बारे में डिस्कशन हो रहा है। तो ये किससे अपन पहचान करेंगे, ये होता है टेंस, ठीक है। तो कौन सा सब्जेक्ट होगा, उससे रिलेटेड कौन सी वर्ब आएगी, ये सभी चीजें अपन किस में पढ़ेंगे, टेंस में पढ़ेंगे। तो दोस्तों जो इंग्लिश ग्रामर है उसमें सबसे पहले अपन ने देखा सेंटेंस के बाद में पार्ट ऑफ स्पीच या पार्ट ऑफ सेंटेंस, नेक्स्ट सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट क्या होता है, एंड नेक्स्ट होता है टेंस, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। वर्ब मस्ट बी यूज कंसिस्टेंटली इन द सेम टेंस। हर टेंस के अकॉर्डिंगली अपन को वर्ब का प्रयोग आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंस के बिना इंग्लिश ग्रामर सीखना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों टेंस को मैं अच्छे से आपको बिल्कुल क्लियर करवाऊंगा। नेक्स्ट रूल है प्रोनाउन एग्रीमेंट। जैसे सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होता है वैसे ही प्रोनाउन का भी एग्रीमेंट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, प्रोनाउन मस्ट एग्री विद द एंटीसेंस इन जेंडर एंड नंबर्स, ठीक है। तो जो प्रोनाउन है उसका कौन सा जेंडर होगा, उसके नंबर्स क्या है, वो भी अपन को आइडेंटिफाई, इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। ये भी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट है मॉडिफायर्स। मॉडिफायर्स कौन कौन से होते हैं, मॉडिफायर्स में आते हैं एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स, ठीक है। तो एडजेक्टिव एंड एडवर्ब मस्ट बी प्लेस्ड करेक्टली इन सेंटेंस। एक सेंटेंस में जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, अब इसमें एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, इनका यूज भी आपको आना चाहिए। एडजेक्टिव और एडवर्ब क्या होते हैं वो मैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच में अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट रूल है इंग्लिश ग्रामर सीखने का, कैपिटलाइजेशंस। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, द फर्स्ट वर्ड ऑफ सेंटेंस एंड प्रॉपर नाउन मस्ट बी कैपिटलाइज्ड। इसका मतलब होता है अगर आपको कोई भी सेंटेंस लिखना है, कोई भी वर्ड लिखना है, तो ये सबको आता है अपन को। कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो उसका फर्स्ट उसका जो फर्स्ट वर्ड और फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट वो हमेशा कैसा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, मतलब बड़ा अक्षर होना चाहिए। अगर आप किसी भी सेंटेंस को स्टार्ट छोटे अक्षर से करते हो तो ये एक टाइप की एरर है, ये आपकी गलती है, ठीक है। तो ये भी आपको एक ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा क्या ध्यान रखना है, पंचुएशंस। प्रॉपर यूज ऑफ पंचुएशंस इज क्रूशियल फॉर क्लियर राइटिंग। पंचुएशंस का मतलब होता है विराम चिन्ह, विराम चिन्ह, ठीक है। तो विराम चिन्हों का प्रयोग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीजें भी आनी चाहिए। कहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा, कहाँ पे कोमा का यूज होगा, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क का यूज होगा, कहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क, विस्मयबोधक चिन्ह, इनका प्रयोग होगा। तो ये भी देखो वाक्य में इन चीजों को देख के आप पहचान कर सकते हो कि ये किस टाइप का सेंटेंस है, ये असर्टिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है। ये अपन इन पंचुएशंस को, विराम चिन्ह को देख के पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है
स्पेलिंग, स्पेलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, करेक्ट स्पेलिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर क्लियरिटी एंड क्रेडिबिलिटी, ठीक है। तो ये करेक्ट स्पेलिंग लिखना भी बहुत जरूरी है। अगर आप वाक्य का आपको नॉलेज है लेकिन स्पेलिंग बिल्कुल आप गलत लिख रहे हो, टेंस को कुछ भी लिख रहे हो, तो ये एक टाइप की क्या है, एरर है, गलती है। आप जो कहना चाहते हो वो बिल्कुल उसका अर्थ का अनर्थ हो सकता है, तो स्पेलिंग अच्छे से आनी चाहिए। नेक्स्ट आपको क्या आना चाहिए, वर्ड चॉइस, ठीक है। प्रिसाइज वर्ड चॉइस इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। जो वर्ड की चॉइस होती है, ठीक है, कौन सी वाक्य में उसके भाव के अनुसार आपको वर्ड की चॉइस होना बहुत जरूरी है, प्रॉपर वर्ड का यूज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये हो गए दोस्तों बेसिक रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए आपको ये बेसिक रूल्स आने बहुत जरूरी है। फर्स्ट रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होगा, नेक्स्ट है पार्ट ऑफ स्पीच, नेक्स्ट है एग्रीमेंट, सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट क्या होगा, उसके बाद में टेंस कैसे यूज होगा, प्रोनाउन का एग्रीमेंट कैसे होगा, मॉडिफायर, मॉडिफायर मतलब एडजेक्टिव और एडवर्ब, इनका यूज कैसे करेंगे, फिर जो कैपिटल वर्ड होते हैं, स्मॉल वर्ड होते हैं, उनका यूज कैसे करेंगे, ये भी अपन को आना चाहिए। नेक्स्ट है पंचुएशंस, विराम चिन्ह, इनका यूज कैसे करेंगे, ये अपन को आना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों स्पेलिंग, प्रॉपर स्पेलिंग आनी चाहिए। एंड द वर्ड चॉइस, वर्ड चॉइस मतलब वर्डों का, शब्दों का प्रयोग कैसे करेंगे प्रॉपर, वो आपको आना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है स्टार्ट विथ जीरो लेवल। दोस्तों कोई भी अगर चीज नहीं सीख रहे हो आप, तो हमेशा आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए ये तो मुझे आता है, ये सीखना है, नहीं। आपको बिल्कुल, अगर आपको प्रॉपर सीखना है तो बिल्कुल आपको जीरो लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर 0 से 1 2 3 ऐसे चलना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति 0 से डायरेक्ट 3 पे आएगा तो वो गलत है, ठीक है, वो उसको नुकसान देगा, ठीक है। या आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, इस सीढ़ी से आपको इस पे जाना पड़ेगा, इस पे जानेगा, इस पे जाना पड़ेगा, फिर जो आपकी गोल है, ठीक है, वहाँ पहुँच पाओगे। अगर आप डायरेक्ट जंप कर रहे हो तो आप अपने आप को डैमेज कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही इंग्लिश अगर आपको सीखनी है तो बिल्कुल क्या करना पड़ेगा, जीरो लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जीरो लेवल से कैसे स्टार्ट करना है आपको मैं बताता हूं। ठीक है दोस्तों, कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं ना जब, तो सबसे पहले अपन को उसकी जो बारकड़ी है, हिंदी में बोलते हैं बारकड़ी, ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं उसके जो अल्फ़ाबेट्स है उसका नॉलेज होता है, ठीक है, उसका नॉलेज बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, ठीक है, तो सबसे पहले अपन को क्या आना चाहिए, उसके लेटर्स या ठीक है। तो अगर अपन को बिल्कुल बेसिक इंग्लिश सीखनी है तो सबसे पहले उसमें क्या सीखना पड़ेगा, अल्फ़ाबेट। अब आप सोचोगे कि मतलब हम इतने बड़े हो गए और अल्फ़ाबेट सीखें, मेरे कहने का मतलब है दोस्तों,
अपन को बिल्कुल बेसिक नॉलेज जरूरी है, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट कितने टाइप के होते हैं इंग्लिश में? 2 टाइप के हैं, ठीक है। पहला होता है वोवेल्स, दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। हिंदी में इसको बोलते हैं स्वर, इसको बोलते हैं व्यंजन, ठीक है। तो 2 टाइप के लेटर्स या अल्फ़ाबेट्स होते हैं इंग्लिश में, एक होता है वोवेल्स, दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। वोवेल्स कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये 5 स्वर होते हैं इंग्लिश के स्वर या वोवेल्स। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, 5 हो गए। इनके अलावा जो भी होते हैं वो सब होते हैं व्यंजन, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट वोवेल्स, सेकंड कॉन्सोनेंट। वोवेल्स कौन कौन से होते हैं? 5 टाइप के होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। जैसे हिंदी में अ, आ, ई होते हैं, वैसे इंग्लिश में होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। किसी भी मात्रा का जब प्रयोग करते हैं तो उसमें स्वरों का या वोवेल्स का यूज जरूरी होता है। तो इंग्लिश अगर आपको सीखनी है तो इनका प्रॉपर यूज आना चाहिए। कोई भी आप वर्ड बनाना सीखते हो, कोई भी स्पेलिंग, अगर आपको लगता है कि मुझे प्रॉपर करेक्ट स्पेलिंग लिखना सीखना है, ठीक है। जैसे अगर आपको राम लिखना सीखना है, ठीक है, तो या जैसे ये तो एक बेसिक हो गया राम, ये एक बेसिक वर्ड हो गया, इजी वर्ड हो गया। इसके अलावा आपको जैसे जैसे आप आगे सीखोगे, ठीक है, महेश लिखना है आपको, तो ये महेश कैसे लिखेंगे? तो ये आपको वोवेल्स और कॉन्सोनेंट का प्रॉपर यूज आना चाहिए, ठीक है। तो ये र, सबसे पहले अपन कोई भी वर्ड बनाते हैं ना तो उसको पूरा ब्रेक कीजिए, तो र व्यंजन है। अगर आपको ये जो ऑपरेशन है वर्ड का, अगर आप बिल्कुल ऑपरेशन करना सीख गए, ठीक है, तो आप वर्ड और स्पेलिंग इजीली सीख जाओगे, ठीक है। तो ऑपरेशन कैसे? जैसे हिंदी में अपन संधि विच्छेद संधि पढ़ते हैं, तो संधि मतलब 2 वर्णों को जोड़ के एक नया वर्ड बनाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही अगर आप किसी भी वर्ड का, किसी भी शब्द का ये अलग अलग करना सीख गए तो आप करेक्ट स्पेलिंग बनाना आराम से सीख जाओगे। जैसे राम वर्ड है तो राम में र व्यंजन है, उसमें क्या ऐड किया अपन ने? आ ऐड किया। उसके अलावा क्या है? म है, और म में क्या है? अ है। तो अगर आपको राम की स्पेलिंग बनानी है तो आपको पता होना चाहिए र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आर। आ को क्या बोलते हैं? ए। म को क्या बोलते हैं? एम। और अगर लास्ट का जो व्यंजन है उसमें अगर अ आ रहा है तो उसके लिए अपन को ए लिखना कंपलसरी नहीं है। तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या बन गई दोस्तों? RAM। वैसे अगर आपको महेश सीखना है तो इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे या ऑपरेशन करेंगे तो म में क्या निकला? अ। नेक्स्ट ह में से क्या निकला? ए। नेक्स्ट स में से क्या निकला? अ। तो ये बेसिक है, ये अपन को किस लिए आने चाहिए? ये अपन को वर्ड या स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग सीखने के लिए ये चीज आनी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अगर ये करना सीख गए तो आप इसकी स्पेलिंग इजीली करेक्ट कर पाओगे। जैसे म को क्या बोलेंगे? इट्स M। अ को A, इसको H, इसको लिए E, इसके लिए SH, और अभी मैंने बताया लास्ट वाला अ लिखना जरूरी नहीं है। तो दिस इज करेक्ट स्पेलिंग ऑफ महेश। ऐसे ऐसे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आप करेक्ट स्पेलिंग बनाना सीख जाओगे, ठीक है। तो ये हो गया अल्फाबेट्स, ठीक है दोस्तों। इसको क्लियर कर देते हैं, थोड़ा स्लो चल रहा है। ओके
तो सबसे पहले अपन ने क्या सीखे, अल्फ़ाबेट या लेटर्स। इसके बाद में नेक्स्ट होता है सेकंड वर्ड, बहुत इम्पोर्टेंट, या शब्द। ये क्या होते हैं दोस्तों, बिल्कुल बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ मैं। आप सोच रहे होंगे कि ये बिल्कुल ये सीख के क्या करेंगे, लेकिन दोस्तों अगर आपको इंग्लिश ग्रामर सीखनी है तो ये चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है। अपन गलती करते हैं, डायरेक्ट टेंस पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वो तरीका बिल्कुल गलत है। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट से क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। इन अक्षरों को मिला के, जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जो वोवेल्स कॉन्सोनेंट्स होते हैं, उनको मिला के अपन क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं। तो शब्द की डेफिनेशन क्या होती है, दो या दो से ज़्यादा अक्षरों का अर्थपूर्ण क्रम क्या कहलाता है, वर्ड कहलाता है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, दो या दो से अधिक अक्षरों के अर्थपूर्ण क्रम को शब्द कहते हैं, ठीक है। तो शब्द किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक अक्षरों के अर्थपूर्ण क्रम को शब्द कहते हैं, ठीक है। द मीनिंगफुल सीक्वेंस ऑफ टू एंड मोर अल्फाबेट्स इज नॉन वर्ड, ठीक है। इन दो अक्षरों, दो या दो से ज्यादा अक्षरों को मिला के क्या बनाएंगे, शब्द बनाएंगे। नेक्स्ट है अपन अभी तक वर्ड बनाना सीखे थे। वर्ड का मतलब होता है दो या दो से अधिक अक्षरों के अर्थपूर्ण क्रम को शब्द कहते हैं, ठीक है। इसके नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेंटेंस, वाक्य। सेंटेंस को बोलते हैं वाक्य। तो दोस्तों आपको अल्फ़ाबेट के बारे में समझ में आ गया, अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, कैसे अक्षर होते हैं, इंग्लिश में कौन कौन से अक्षर होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। उसके बाद में अपन ने उन अक्षरों से शब्द बनाना सीखे, वर्ड बनाना सीखे, ठीक है। तो वर्ड मतलब दो अक्षरों को मिलाया, उसके बाद में अपन ने एक शब्द बनाया, ठीक है। तो शब्द बनाने के बाद में नेक्स्ट अपना स्टेप होता है सेंटेंस बनाना, ठीक है। तो इंग्लिश के या कोई भी भाषा के जो भी अपन कुछ भी प्रैक्टिकल काम करते हैं, तो उसके लिए अपन को एक सेंटेंस बनाना आना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सेंटेंस किसे कहते हैं, इस परिभाषा में, शब्द की परिभाषा में यहाँ पे अक्षर को हटा के शब्द लिख दीजिए। ये परिभाषा किसकी बन गई, वाक्य की बन गई। जैसे दो या दो से अधिक शब्दों के अर्थपूर्ण क्रम को वाक्य कहते हैं, ठीक है। तो इसको बोलेंगे द मीनिंगफुल सीक्वेंस ऑफ two and more word is called a sentence. The meaningful sequence of two and more word is called a sentence. दो या दो से अधिक शब्दों के अर्थपूर्ण क्रम को क्या बोलते हैं दोस्तों, वाक्य बोलते हैं। देखो दोस्तों, इस डेफिनेशन में आपने एक चीज नोट की होगी। देखो कई जने सोचते हैं दो या दो से ज्यादा शब्दों को मिला के वाक्य बनता है, ठीक है। मतलब मोस्टली लोगों के दिमाग में यही होता है कि दो या दो से ज्यादा शब्दों को लेंगे और उससे हम वाक्य बनाएंगे। अगर किसी से उसकी डेफिनेशन परिभाषा पूछते हैं तो मोस्टली स्टूडेंट ये परिभाषा देते हैं, दो या दो से ज्यादा शब्दों को शब्दों का ग्रुप, जो शब्दों का समूह होता है, उसको वाक्य कहते हैं। बट दोस्तों ये
30% परिभाषा है। क्या है ये? 30% परिभाषा। तो एक वाक्य को बनाने के लिए कुछ नियम होते हैं, ठीक है। तो वाक्य को बनाने के लिए कुछ नियम होते हैं। अगर अपन को एक सेंटेंस बनाना है, ठीक है, तो उसका फर्स्ट नियम है, फर्स्ट रूल ऑफ अ सेंटेंस, उसमें क्या होना चाहिए? 2 और मोर वर्ड्स, 2 या 2 से ज्यादा शब्द होने चाहिए। अगर एक शब्द है तो वो वाक्य नहीं बनेगा। तो वाक्य बनाने के लिए फर्स्ट जो रूल है, जो फर्स्ट शर्त है, पहली शर्त है, क्या होने चाहिए? उसमें 2 या 2 से ज्यादा वर्ड होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। सेकंड, देखो इस डेफिनेशन को मैं समझाऊंगा। ये पहली, इसका एक पार्ट हो गया, ये 2 से ज्यादा शब्द, 2 और मोर वर्ड्स, तो ये एक पार्ट हुआ इस परिभाषा का। अगला नियम क्या है? उसमें क्या होना चाहिए? एक मीनिंग, उस जो अपन ने वाक्य लिखा है उसका एक अर्थ निकलना बहुत जरूरी है। उसका अगर मीनिंग नहीं निकलेगा, अपन ने 2 या 2 से ज्यादा वर्ड लिए, उनको इधर का उधर कोई भी एक साथ में मैच नहीं हो रहा और अपन ने लिख दिया और उसको एक वाक्य बोल रहे, सेंटेंस बोल रहे, तो इट इज इनकरेक्ट, ठीक है। ये पूरा क्या होगा? गलत होगा, ठीक है। तो उसका एक अर्थ भी निकलना चाहिए। क्या निकलना चाहिए दोस्तों? अर्थ निकलना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं, राम ईटिंग क्रिकेट, राम ईटिंग क्रिकेट। मैंने 2 या 2 से ज्यादा क्या लिखे? शब्द लिखे। एक शब्द लिखा मैंने राम, दूसरा शब्द लिखा ईटिंग, तीसरा शब्द लिखा क्रिकेट। तो ये क्या एक वाक्य है? नहीं, ये वाक्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? ये पहली शर्त तो फॉलो कर रहा है, पहला नियम तो फॉलो कर रहा है, बट जो सेकंड नियम है वो फॉलो नहीं कर रहा है। क्यों? क्रिकेट खेली जाती है, ना कि खाई जाती है, ठीक है। तो क्रिकेट के साथ में हमेशा क्या आएगा दोस्तों? प्लेइंग आएगा, ठीक है। क्रिकेट खेली जाती है, ना कि खाई जाती है। अगर मैं यहां पे लिखता राम प्लेइंग मैंगो, राम प्लेइंग मैंगो, तो ये क्या सही शब्द है? नहीं दोस्तों। ईटिंग के साथ में मैंगो आएगा, प्लेइंग के साथ में क्रिकेट आएगा। मेरे कहने का मतलब है उसका जो अर्थ है, जो वाक्यों का जो वाक्य में जो शब्दों का प्रयोग है, वो एक दूसरे को मैच करना चाहिए, ठीक है। तो क्या निकलना चाहिए? उसका एक अर्थ निकलना चाहिए। और थर्ड कंडीशन क्या होगी दोस्तों? उसका एक सीक्वेंस होना चाहिए, सीक्वेंस, इसका क्रम होना चाहिए, उसका अर्थ निकलना चाहिए, उसमें 2 या 2 से ज्यादा शब्द होने चाहिए, तब वो क्या बनेगा? एक सेंटेंस बनेगा, एक वाक्य बनेगा, ठीक है। अब सीक्वेंस कैसे होता है? दोस्तों सीक्वेंस, इंग्लिश लैंग्वेज में सीक्वेंस फिक्स किए हुए हैं। अगर आप एसर्टिव या एक अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हो, उसका जैसे सीक्वेंस के बारे में बताता हूं। अपन ने अभी पढ़ा, सेंटेंस का एक सीक्वेंस होना चाहिए, उसका मीनिंग निकलना चाहिए और 2 या 2 से ज्यादा शब्द होने चाहिए। तो सीक्वेंस कैसे होता है? सीक्वेंस ऑफ अ सेंटेंस, सीक्वेंस ऑफ अ सेंटेंस, वाक्य का क्रम। इससे क्या मतलब होता है दोस्तों? अगर आप इंग्लिश का एक सिंपल सेंटेंस लिख रहे हो, अफर्मेटिव सेंटेंस लिख रहे हो या असर्टिव सेंटेंस लिख रहे हो, तो उसका एक क्रम होता है। अगर असर्टिव सेंटेंस है, ये मैं आपको और आगे समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। अभी एक नॉर्मली चीज बताता हूं। अगर
इंग्लिश में असर्टिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, इसको अपन सिंपल भी बोल सकते हैं, सिंपल सेंटेंस भी बोल सकते हैं, इसको अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। तो अगर इंग्लिश में एक सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है तो उसका क्रम हमेशा क्या होगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, के बाद में आएगा वर्ब एंड उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट। तो ये होता है एक सब्जेक्ट का क्रम, एक सेंटेंस का क्रम, ठीक है। कभी भी दोस्तों एक सिंपल सेंटेंस है, इंग्लिश का कोई सिंपल सेंटेंस है, उसमें वर्ब पहले नहीं आएगी असेटिव सेंटेंस में, या ऑब्जेक्ट पहले नहीं आएगा, हमेशा क्रम क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, इंटरोगेटिव है, तो उसका क्रम क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, ये बेसिक क्रम है, ये बेसिक सीक्वेंस है, ठीक है। अगर ये आपको आता है तो बाकी सब भी जो वाक्य के प्रकार है वो आप आराम से समझ जाओगे, बनाना आ जाएगा। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें होता है वर्ब आगे आ जाएगी, तो सबसे पहले लिखेंगे वर्ब प्लस सब्जेक्ट, बाकी सब अपनी जगह पे, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर अगर इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नात्मक, प्रश्नात्मक वाक्य। तो सिंपल सेंटेंस था तो उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट था, लेकिन अगर वो प्रश्नात्मक वाक्य है तो उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, और सबसे लास्ट में आता है क्वेश्चन मार्क। ये इसकी मेन पहचान होती है, कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की मेन पहचान क्या होती है, उसके अंत में एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो अभी अपन ने सेंटेंस क्या होते हैं, वर्ड क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, अल्फाबेट से वर्ड कैसे बनता है, वर्ड से सेंटेंस कैसे बनता है, सेंटेंस का एक क्रम क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में अपन ने पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट है बेसिक इंग्लिश ग्रामर इंक्लूड्स अंडरस्टैंडिंग, क्या क्या इसमें क्या क्या अपन को सीखना पड़ेगा। अगर अपन को इंग्लिश ग्रामर सीखनी है तो ये चीज बहुत जरूरी है, अपन को पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, मैंने पहले बताया था 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। सबसे पहला नाउन, नाउन का मतलब होता है संज्ञा, नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। सेकंड होता है प्रोनाउन, इसको बोलते हैं सर्वनाम। नेक्स्ट होता है वर्ब, वर्ब क्या होती है, क्रिया। फिर एडजेक्टिव, एडवर्ब, एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, इसको बोलते हैं विशेष्य। नेक्स्ट होता है प्रीपोजिशन, कंजक्शंस और इंटरजेक्शंस। कंजक्शंस का मतलब होता है दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जो कुछ वर्ड्स यूज होते हैं उनको बोलते हैं कंजक्शंस, संयोजक बोलते हैं, ठीक है। तो दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जो वर्ड्स का यूज होता है उनको क्या बोलते हैं, कंजक्शन, संयोजक, ओके। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शंस का मतलब होता है वाक्य में कुछ ऐसे चिन्ह, ऐसे निशान, कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स है, तो वो सब चीजें किस में आएगी, इंटरजेक्शंस में आएगी। तो ये चीजें हो गई दोस्तों पार्ट ऑफ स्पीच। फिर एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगी, वर्ब टेंस आएंगे, ठीक है। सबसे पहले अपन को सब्जेक्ट के बारे में, वर्ब के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में ये सीखना पड़ेगा। उसके बाद में वर्ब कैसे लगाते हैं, तो उसके लिए अपन को टेंस सीखना पड़ेगा। वर्ब कौन सी यूज होगी, कैसी वर्ब यूज होगी, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, मेन वर्ब क्या होगी, वो अपन टेंस में सीखेंगे। एंड द बेसिक पंचुएशंस मतलब विराम चिन्ह, ये चीजें सीखनी पड़ेगी। एंड द लास्ट पेज, अभी मैंने आपको बताया पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। तो पार्ट ऑफ स्पीच में क्या होता है, वर्ड्स आर कैटेगराइज्ड इन दीज पार्ट्स ईच विथ इट्स ओन फंक्शन इन अ सेंटेंस।
सबका अलग अलग यूज होता है। पार्ट ऑफ स्पीच के जो ये अलग अलग टाइप्स होते हैं, इनका सबका अलग अलग फंक्शन होता है एक सेंटेंस में, ठीक है। फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया दोस्तों? नाउन। अभी मैंने बताया था इसको बोलते हैं संज्ञा। संज्ञा क्या होती है? हिंदी में सबने पढ़ा है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, ठीक है। वर्ड्स दैट नेम पीपल, प्लेस, थिंग्स और आइडिया। जैसे एग्जाम्पल, डॉग, ये किसी का नाम है। लंदन, ये जगह का नाम है। ये वस्तु का नाम है, बुक। और फ्रीडम, फ्रीडम एक भाव का नाम है। आजादी, आजादी कोई वस्तु नहीं होती, ये क्या होती है? एक फीलिंग्स होती है, ठीक है। तो किसी कोई व्यक्ति का नाम है, जैसे राम, सीता, ठीक है। वस्तु का नाम हो गया, स्थान का नाम हो गया, भाव का नाम हो गया, ये सभी चीजें क्या होती है? नाउन होती है। इसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों प्रोनाउन, सर्वनाम। वर्ड्स दैट रिप्लेस द नाउन। सर्वनाम क्या होती है? ऐसे वर्ड्स जो नाउन की जगह यूज होते हैं, ठीक है। अगर आप एक पैराग्राफ लिख रहे हो, ठीक है, तो पैराग्राफ में फर्स्ट सेंटेंस में तो लिखोगे नाउन, फर्स्ट सेंटेंस में लिखोगे नाउन। नाउन मतलब संज्ञा, किसी व्यक्ति का नाम आप लिख रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर उसके बारे में एक पैराग्राफ लिख रहे हो, उस व्यक्ति के बारे में एक पैराग्राफ लिख रहे हो, तो उस पैराग्राफ में उस व्यक्ति का नाम बार बार नहीं आएगा, तो अपन क्या करेंगे? उस व्यक्ति की जगह सर्वनाम यूज करेंगे। तो जब भी उसके बारे में बात होगी तो उसकी नाम की जगह अपन क्या यूज करेंगे? ही। अगर वह व्यक्ति है तो ही यूज करेंगे। अगर वो कोई फीमेल है तो उसकी जगह क्या यूज करेंगे? सी। कोई वस्तु है, इट, या कोई ग्रुप है तो दे। ये क्या हो गए? प्रोनाउन हो गए। तो जो वर्ड, जो शब्द नाउन की जगह यूज होते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। जैसे ही, सी, इट एंड दे या देम, ये हो गए प्रोनाउन। नेक्स्ट टॉपिक इज वर्ब। वर्ब ये हो गया सबसे पहले संज्ञा, अगला है सर्वनाम, नेक्स्ट इज क्रिया। पहला क्या हो गया? संज्ञा, सेकंड सर्वनाम, तीसरी क्रिया होती है, ठीक है। तो वर्ब्स किसको बोलते हैं? क्रिया किसको बोलते हैं दोस्तों? वर्ड्स दैट एक्सप्रेस एक्शंस। ऐसे वर्ड जो एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं। कौन सी एक्शन? कौन सी एक्शन हो रही है, किस स्टेज पे हो रही है, ठीक है। ऑफ बीइंग, ठीक है। तो वो स्टेज है, जैसे रन, इज, थिंक, मतलब जो क्रिया है वो किस स्टेज में चल रही है, ये अपन किस में सीखेंगे? वर्ब में सीखेंगे। वर्ब अलग अलग टाइप्स की होती है। हेल्पिंग वर्ब होती है, या मेन वर्ब होती है, ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है, अलग अलग टाइप्स की वर्ब्स होती है, मॉडल्स होते हैं, ठीक है। तो ये वर्ब हो गया, क्रिया। उसके अलावा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषण। विशेषण किसे बोलते हैं? हिंदी में आपको ये सब चीजें आती है, ठीक है। 2 मिनट। तो एडजेक्टिव क्या होता है दोस्तों? वर्ड्स दैट डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन। ऐसे वर्ड्स जो नाउन, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। जैसे बिग। बिग ओनली, ये एक नाउन नहीं है, ये किसी नाउन की विशेषता बता रहा है। जैसे कोई संज्ञा है, कोई व्यक्ति है या वस्तु है, उसकी विशेषता बता रहा है, वो कैसी है? बिग। या क्या बोल सकते हैं? स्मॉल, ठीक है। या बोल सकते हैं गुड, या बोल सकते हैं बैड। ये सभी इनकी विशेषता है। एक नाउन है, उसकी विशेषता क्या हो सकती है? या तो वो बड़ा है या छोटा है, अच्छा है या बुरा है। तो ये सभी क्या होंगे? एडजेक्टिव होंगे। ये नाउन की भी बता सकता है और प्रोनाउन की भी बता सकता है। जैसे रेड, तो रेड क्या है? अपन बोलेंगे रेड पेन। तो पेन क्या है? नाउन है, कोई वस्तु का नाम है और उसकी विशेषता क्या है? रेड है। जैसे मैं बोलूं रेड बलून, तो बलून की विशेषता कैसी है? वो रेड है। तो एडवर्ब, एडजेक्टिव क्या होगी? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट होता है एडवर्ब, ठीक है। वर्ड दैट मॉडिफाइड वर्ब्स, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब्स। जैसे ऐसे वर्ड्स जो वर्ब की विशेषता बताएंगे या उसको मॉडिफाई करेंगे, एडजेक्टिव की बताएंगे या अदर एडवर्ब की बताएंगे, ठीक है। जैसे इसमें एडवर्ब्स कौन कौन से होते हैं?
क्विकली, वेरी, एक्सट्रीमली। जैसे मैंने एक एडजेक्टिव बताया, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट हो गई गर्ल। तो गर्ल क्या है? एक लड़की है। लड़की मतलब ये एक नाउन है। इसकी विशेषता कौन बता रहा है? इंटेलिजेंट। तो ये हो गया एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये नाउन है और ये क्या है? एडजेक्टिव। लेकिन अगर मैं बोलूं वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, तो एडवर्ब की भी जो विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव की जो विशेषता बता रहा है, उसको क्या बोलेंगे? एडवर्ब। नाउन की विशेषता बता रहा है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है एडवर्ब। तो एडवर्ब की ये वर्ब को भी डिफाइन कर सकता है, एडजेक्टिव को भी डिफाइन कर सकता है और एडवर्ब को भी डिफाइन कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है दोस्तों? प्रीपोजिशंस, वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन एंड प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। ऐसे वर्ड्स जो नाउन, प्रोनाउन या अदर वर्ड्स में क्या बताते हैं? एक रिलेशनशिप बताते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे? प्रीपोजिशंस बोलेंगे, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? जैसे इन, ऑन, एट या अंडर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है कंजक्शंस, वर्ड्स दैट कनेक्ट वर्ड। क्या करता है? ऐसे वर्ड जो वर्ड को कनेक्ट करता है या किसी फ्रेज को कनेक्ट करता है और क्लोज को कनेक्ट करता है। तो ऐसे वर्ड्स जो दो सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं उनको क्या बोलते हैं? कंजक्शंस। इनमें कौन कौन से होते हैं? एंड होता है, बट होता है या और होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस क्या होते हैं दोस्तों? वर्ड्स दैट एक्सप्रेस इमोशंस। ऐसे वर्ड्स जो इमोशंस, जो भाव को एक्सप्रेस करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शंस बोलते हैं, ठीक है। विस्मयबोधक, जो ऐसे वर्ड्स जो अपने भाव को, इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। कौन कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं? वाव हो गया, आउच, ठीक है, ओह, ठीक है, प्रेओ, ये सभी क्या होते हैं? इंटरजेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैंने कोशिश की है कि मैं आपको बेसिक जो इंग्लिश के जो रूल्स होते हैं, इंग्लिश सीखने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें सीखना जरूरी है, उसके बारे में मैंने एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आएगी और आपको एग्जाम में हेल्प करेगी। धन्यवाद दोस्तों।